हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना लेसन 5 जो है यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग जो 10th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक के बारे में दिया गया है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे थे। 4 जो है हमारे हो चुके थे। 5th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सामाजिक और ब्राह्मणिक प्रथाओं को समझने में अल-बिरूनी को जिन अंतर्निहित समस्याओं का मतलब कि समाज को समझने के लिए अल-बिरूनी को जो समस्याएं जो हैं उनका सामना करना पड़ा है, तो उसमें क्या समस्याएं थी और इससे किन स्रोतों से हमें ये चीज़ें जो है वो पता चलती हैं। तो अल-बिरूनी को सबसे पहली जो प्रॉब्लम आई वो आई लैंग्वेज की, भाषा की। ठीक है ना। तो उनके अनुसार संस्कृत भाषा अरबी तथा फारसी भाषा से इतनी ज़्यादा अलग थी कि विचारों और सिद्धांतों का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना आसान नहीं था। बिल्कुल लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल चेंज थी, तो वो कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। सेकंड कह रहे हैं कि धार्मिक विश्वास और प्रथाएं इतनी प्रचलित थी कि उनको वेदों को और ब्राह्मण ग्रंथों को समाज को समझने के लिए उनका सहारा लेना पड़ा। और तीसरा जो था वो अवरोध अभिमान, मतलब कि एक तरह से अभिमान, ईगो को बोला गया है। ठीक है। और क्या स्रोत क्या थे? अल-बिरूनी ने अपने समर्थन में वेदों, पुराणों, भगवत गीता, मनुस्मृति आदि के अंशों का हवाला दिया, मतलब कि उनको माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था की किस मान्यता को स्वीकार नहीं किया और क्यों? वह जाति व्यवस्था की कठोरता के विषय में क्या कहते हैं? ठीक है। तो जाति व्यवस्था के वो बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन यहाँ पर इंडिया में जब वो आया तो उसने देखा कि यहाँ पर कास्टिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा है, जातिवाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल-बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया। उसने लिखा कि प्रत्येक वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी खोई हुई पवित्रता को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। सूर्य हवा को साफ करती है, समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अल-बिरूनी जोर देके कहता है कि यदि ऐसा ना होता तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव ना होता। तो इसमें इसका कहने का मतलब है कि एक दूसरे के सभी क्या हैं, पूरक हैं। ठीक है ना। तो ये एक उसने एग्जाम्पल दिया है कि भाई जाति व्यवस्था जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि हर जाति का अपना 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 अलग अलग काम है, तो वो कोई भी जाति जो है एक दूसरे के बिना जो है पूरी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए सभी को बराबर जो है वो मानना चाहिए और अपवित्रता की धारणा जो भी बना रखी है वो ख़त्म कर देनी चाहिए। वास्तव में जाति व्यवस्था के विषय में अल-बिरूनी का विवरण पूरी तरह से संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से प्रभावित था। इन ग्रंथों में ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था, परंतु वास्तविक जीवन में क्या था कि यह व्यवस्था इतनी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए जाति व्यवस्था के अंतर्गत न आने वाली श्रेणियों से प्राय यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों को सस्ता श्रम प्रदान करें। ठीक है ना। भले ही ये श्रेणियां प्राय क्या है, सामाजिक एक तरह से सामाजिक प्रताड़ना मतलब कि उसके काफ़ी तंग करने वाला जो सिचुएशन थी उसको, ठीक है ना, फिर भी उन्हें आर्थिक तंत्र जो है उसके अंदर शामिल किया जाता है। अभी हमने इब्न अल-बिरूनी का पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता के वितरण से गांव की कृषि अर्थव्यवस्था, उपमहाद्वीप के व्यापार वाणिज्य के बारे में आपको क्या झलक मिलती है? ठीक है। तो इसने भी जो लिखा है तो हमें उनको पढ़ के उस टाइम की खेती वगैरह जो है वो कैसी थी, व्यापार किस तरह से करते थे, अर्थव्यवस्था, पैसे का लेन देन कैसा था, क्या था, तो ये सारा हमें पता चलता है। ये इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। इब्न बतूता शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं रखते, वो गांव के जो है उसको दिखाना ज़्यादा अच्छा समझते थे। तो इब्न बतूता के अनुसार भारतीय कृषि जो है वो अत्यधिक उत्पादक का एक स्रोत था। इसका कारण मिट्टी की उपजाऊपन थी। किसान जो है वर्ष में 2 फसलें जो है आसानी से उगा लेते थे। उपमहाद्वीप व्यापार और वाणिज्य के एशियाई क्षेत्र तंत्रों में भी भली भांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया में भी बहुत ज़्यादा मांग थी इसकी।
ठीक है ना। तो व्यापारियों को काफ़ी लाभ होता था। भारत के सूती कपड़े, महीन मनमन, रेशम, जरी, साटन, इनकी बहुत ज़्यादा मांग थी। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी महंगी थी कि उन्हें केवल अत्यधिक धनी लोग ही खरीद सकते थे। ठीक है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बर्नियर। बर्नियर भूमि पर राज्य के स्वामित्व को विनाशकारी क्यों मानता था। ठीक है, तो पहले हमने अलबरूनी का पढ़ा, फिर हमने इब्न बतूता का पढ़ा, अब हम बर्नियर की जो है विचारधारा को पढ़ेंगे। तो बर्नियर का निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था। मतलब कि जमीन का, जो जमीन पे काम करता है उसी का उस पर अधिकार होना चाहिए, इसका मानना था ये। इसलिए वह भूमि पर राज्य के स्वामित्व के विरुद्ध था कि भाई सरकार जो है, सरकार की जमीन है तो वो इसके खिलाफ था। उसके अनुसार यह राज्य और उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक है। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सारी भूमि का स्वामी सम्राट है, जो इसे अपने अमीरों के बीच में बांटता है, और इससे क्या है, हमारी यहाँ की अर्थव्यवस्था खराब होती है। तो बर्नियर के अनुसार भूमि पर राज्य के जो भी स्वामित्व है के कारण भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते। ठीक है ना, तो क्योंकि कंट्रोल किसका था, सारा राज्य का, मतलब कि राजा का। इसीलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने में और उनकी बढ़ोतरी का कोई प्रयास नहीं करते। मतलब कि बस वो नॉर्मल अपना खेती करते थे कि ठीक है हमारा काम है, बाकी वो इतनी केयर नहीं करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था ये जमीन हमारी तो है नहीं, क्यों हम इतनी मेहनत करें। इस प्रकार निजी भूमि जो स्वामित्व था के अभाव के कारण भूधारकों के बेहतर वर्ग का उदय न होने दिया, जो भूमि सुधार तथा उसके रख रखाव की ओर ध्यान देते थे। इसी के चलते कृषि के विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न और समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर का लगातार पतन, पतन का मतलब नाश होता चला गया, और केवल शासक वर्ग को ही उसका लाभ मिला। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं तो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको बना के आराम से लिख सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है। थैंक यू सो मच।